नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आपका विश्वजीत अकादमी में यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं। जी हाँ, क्या देखने वाले हैं? अनुसंधान प्रक्रिया के चरण, यानी अनुसंधान प्रक्रिया के चरण कौन से होते हैं या स्टेप्स ऑफ रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होंगे। इनको हम बहुत गहनता से और गंभीरता से एक एक बिंदु को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे यहाँ से आपको प्रायः चाहे पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दें या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दें या शिक्षा शास्त्र विषय से पीजीटी और हायर में आप जीडीसी में बैठते हैं तब भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन नज़र आते हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आइए हम वन बाय वन क्रम से अनुसंधान की प्रक्रिया के चरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शोध क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। शोध एक प्रक्रिया है जो एक चरणों से होकर गुजरती है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख चरण हैं, प्रमुख चरण होते हैं। शोध क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये कई चरणों से होकर के गुजरता है, ठीक है। और इनके जो है कुछ स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को आपको आसानी से याद रखना है। तो जिसमें अगर हम अब ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है या कौन सी समस्या हमारे सामने नज़र आती है, उस समस्या का चयन करना है सबसे पहले। जी हाँ मित्रों, आप सबसे पहले अनुसंधान समस्या का निर्माण करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा। उसके बाद हम अगले स्टेप में, जब हमको समस्या की पहचान हो जाएगी, कोई भी समस्या की जब पहचान हो जाती है तो हम किस पे पहुंचते हैं? उस समस्या से संबंधित साहित्यों का सिलेक्शन करते हैं। क्या मित्रों? उस समस्या से संबंधित साहित्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके पहले रिसर्च हो चुके हैं, जो इसके पहले इसी समस्या से रिलेटेड कुछ मिलता जुलता अनुसंधान संपूर्ण हो चुका है, उस हम रिसर्च पेपर या जर्नल्स का अध्ययन करते हैं और व्यापक रूप से उसका सर्वेक्षण करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, अनुसंधान समस्या के निर्माण के बाद हम उससे संबंधित साहित्यों का सर्वेक्षण करते हैं। तो ये हुआ दूसरा स्टेप। फिर हमारे पास तीसरा स्टेप आ जाता है। जब हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण कर लेते हैं तो हम संबंधित समस्या से रिलेटेड एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। यानी तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या आ जाता है, परिकल्पना का निर्माण करना या हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है। यानी हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का जब हम वीडियोस कवर करेंगे तो उसमें हम सारी बातें बताएंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी परिकल्पना कैसे बनाते हैं, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है। ये सारी बातें हम हाइपोथेसिस के पार्ट में करने वाले हैं। लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि जो परिकल्पना होता है वो संबंधित समस्या का टेंटेटिव सलूशन देता है। क्या? टेंटेटिव मतलब संभावित समाधान कहता है। परिकल्पना क्या होता है? संबंधित समस्या का संभावित समाधान ही परिकल्पना होती है। मतलब यह एक क्या होता है, एक रोड मैप आपका तैयार करता है। किसी समस्या का समाधान के लिए क्या होता है, एक रोड मैप जो तैयार हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिकल्पना या हाइपोथेसिस बोल देते हैं। फिर इसके अगली कड़ी में हमको क्या करना पड़ता है, शोध की रूपरेखा, शोध प्रारूप या रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना होता है। इसको रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं कि किस तरीके से हम अपने शोध को फिट करेंगे और किस एक के अकॉर्डिंग हमारा शोध जो है एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट परिणाम देगा। उसके लिए जो है हम लोग एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। जैसे कि कोई भी आप पैंट शर्ट आप जो है टेलर्स के पास बनवाने जाते हैं तो क्या करता है, एक उसका प्रारूप बनाता है वो कि कैसे आप पैंट पहनना चाहते हैं, टाइट पहनना चाहते हैं या ढीली पहनना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसकी कटिंग करता है कपड़े का। तो सेम टू सेम डिज़ाइन का भी मतलब आपका वही समझिए कि आपके शोध के समस्या का समाधान का डिज़ाइन जो तैयार करता है वो हो जाता है रिसर्च
डिजाइन या शोध प्रारूप हो जाता है। ठीक, तो अगले स्टेप में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जब डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं तो हम उसके बाद हमको क्या करना होता है, तथ्यों और आंकड़ों का संकलन करना होता है, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि हमको अपने रिजल्ट यानी परिणाम को लाने के लिए, जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिजल्ट देने के लिए हमको कुछ आंकड़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम विधियों का इस्तेमाल करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करने, आंकड़ों और तथ्यों का संकलन करने के बहुत सारे तकनीक होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि आगे कुछ टॉपिक्स हैं, टूल्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटास के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आएंगी। तो लेकिन यहाँ हम स्टेप की जानकारी ले रहे थे, इसलिए हम शोध प्रारूप के बाद हम आ जाते हैं आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करने पे। तो हम जो है आंकड़ों और तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर हम जो है आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उनमें निहित सूचना, पैटर्न, रहस्य का उद्घाटन करते हैं। यानी कहने का मतलब, जब आंकड़े एकत्रित हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन तथ्यों या आंकड़ों का जो है विश्लेषण करते हैं, या एनालिसिस ऑफ डाटा इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, यानी एनालिसिस ऑफ डाटा हम करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण। जब तथ्यों का हम जो है एनालिसिस कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, प्राकल्पना की जांच करते हैं। प्राकल्पना की जांच में क्या होता है कि जैसे कि आप जो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाए हैं, चाहे हाइपोथेसिस कहें, चाहे प्राकल्पना कहें, चाहे परिकल्पना कहें, ऑल आर सेम, ये सारी बातें सेम होती हैं। तो अब हमको इस स्टेप में आपको क्या करना है, प्राकल्पना की जांच करना है। ठीक है, प्राकल्पना की जांच का मतलब होता है कि हम, या कोई ज़रूरी नहीं कि प्राकल्पना जो हमने बनाया, हाइपोथेसिस बनाया है समस्या के समाधान के लिए, वो जब जांच के उपरांत हमको सटीक मिले या वही रिजल्ट मिले जो मैंने परिकल्पना बनाया हूँ, हो सकता है कि उसके डिफरेंट भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो आप परिकल्पना एक से ज़्यादा बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत सारे परिकल्पना आप बना सकते हैं, मोर देन वन हाइपोथेसिस यू कैन फॉर्म। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो भी स्टैटिस्टिक्स या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और उसको जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और जांच करेंगे क्या हमने जो हाइपोथेसिस बनाया वो सही है या गलत है। ठीक, बाकी बाकी आप परिकल्पना कई सारे बना सकते हैं। तो जब जांच करने के उपरांत हमको यह पता चलता है नहीं, जो मैं चाह रहा था या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया वो एग्जैक्टली सही है, तो हम उसके आगे बढ़ते हैं और उस परिकल्पना को क्या करते हैं, यानी उस समस्या का समाधान करने, यानी परिकल्पना को सिद्ध करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं या उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं, यानी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं कि मैंने इस समस्या का ये संभावित समाधान निकाला है और हमने ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके इस रिज़ल्ट को मैंने तैयार किया है। तो जो सबके सारे लोगों के सामने वो आता है। उसके बाद क्या करते हैं, अगले स्टेप में शोध प्रतिवेदन तैयार कर लेते हैं, या उसी को बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है कि जितने भी सारी चीज़ें आपने काम किया है, वो ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, वो सारा चीज़ आपको शोध प्रतिवेदन या रिसर्च रिपोर्ट में इंगित करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम सारे रिसर्च के स्टेप्स को वन बाय वन देख चुके हैं, और मैंने यहाँ पे जितने भी स्टेप्स लिखे हैं वन बाय वन एकदम रेगुलर वे में, यानी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत हमने लिखा है। ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको याद बिल्कुल सटीक इसी तरीके से करना है, तभी आंसर वहाँ सही कर पाएंगे। और अगर आप ऊपर नीचे करने का प्रयास करेंगे तो आंसर आप गलत हो जाएगा। ठीक, तो एक बार हम इसको जल्दी जल्दी जो है देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप हमने फॉलो किए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुसंधान समस्या का निर्माण करना है, या सेलेक्टिंग ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, समस्या से संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण करना है, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस का निर्माण करना है तीसरे स्टेप में। चौथे स्टेप में क्या करना है, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करना है या शोध प्रारूप बनाना है आपको। फिर क्या करना है, आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना है या डाटा कलेक्शन करना है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, आंकड़ों तथ्यों का विश्लेषण करता है, उनमें निहित जो सूचनाएं या पैटर्न या बातें हैं उसको आपको विश्लेषण करना है, उसको बताना है।
उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, प्राकल्पना की जांच करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फिर अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि उसका सामान्यीकरण कर देना है या जनरलाइजेशन कर देना है, और उसके बाद शोध प्रतिवेदन तैयार कर लेना है या रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर लेना है। तो आई होप ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस होने वाले हैं आपके लिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बता दिए हैं। बाकी अब यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं उसकी अलग अलग विवेचनाएं हैं, थोड़ा उसकी व्यापक स्टोरीज हैं, तो उसको हम अलग अलग स्टेप्स में ले करके उसको अच्छी तरीके से उस चीज़ को हम लोग रिसर्च के मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम सीखेंगे और उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।